हेलो, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेड प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए जो बाल विकास के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास का जो पहला प्रश्न है। प्रश्न है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? पहला विकल्प है संवेदनशील, दूसरा है क्षेत्रीय, तीसरा है विशिष्ट, चौथा विकल्प है प्रतिक्रियात्मक। इसका जो सही विकल्प है पहला संवेदनशील। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? पहला विकल्प है व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, दूसरा विकल्प है हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, तीसरा विकल्प है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, अगला विकल्प चौथा है हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? पहला विकल्प है आनुवंशिक प्रवृत्तियां, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, तीसरा भौतिक वातावरण। इसका जो सही विकल्प होगा चौथा, ये सभी। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न जो जीन पियाजे से लिया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए लिए जाना चाहिए? पहला विकल्प है संवेदीगामक, दूसरा विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा विकल्प है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? पहला विकल्प है संतुलन, दूसरा असंतुलन, तीसरा है प्रत्यक्ष अवबोधन, चौथा है भ्रम। इसका जो सही विकल्प है पहला संतुलन। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला विकल्प है संरक्षण, दूसरा आत्म केंद्रितता, तीसरा है प्रतिवर्ती चिंतन, चौथा है वैज्ञानिक तार्किकता। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। पहला है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, दूसरा विकल्प है कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, तीसरा है कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, चौथा है कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? पहला विकल्प है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तित्व विकास का मनोवेगी सिद्धांत, तीसरा संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, चौथा है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न।
एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। तीसरा, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। चौथा है सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? पहला विकल्प है अपने सहपाठियों के से प्रतिस्पर्धा की ओर। दूसरा है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। तीसरा, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। चौथा है सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? पहला विकल्प है भाषाई बुद्धि। दूसरा, भावनात्मक बुद्धि। तीसरा, स्थानिक बुद्धि। चौथा है संगीत बुद्धि। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, जो कथन और कारण से लिया गया है। अभिकथन है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उसके मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण है इसका छोटे बच्चों अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है आर ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा विकल्प है ए और आर दोनों गलत है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिताओं से किस प्रकार निपटना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों से जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। तीसरा है विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। चौथा है कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। दूसरा विकल्प है केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। तीसरा है प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? पहला है अधिगम के लिए आकलन। दूसरा है अधिगम का आकलन। तीसरा असतत मूल्यांकन। चौथा है योगात्मक मूल्यांकन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। पहला आकलन के लिए अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? आइए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है एकीकृत। दूसरा समावेशी। तीसरा विशेष शिक्षा। चौथा है अप्रगतिशील।
इसका जो सही विकल्प है दूसरा समावेशी। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। पहला, उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें। दूसरा, उनके संदर्भ में के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तीसरा है, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। चौथा है, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पहला विकल्प है पठन वैकल्य, दूसरा गुणज वैकल्य, तीसरा भाषा वैकल्य, चौथा है गति समन्वय वैकल्य। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। शालीनता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? पहला है संप्रेषण में कठिनाई, दूसरा है सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, तीसरा है बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, चौथा है उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? पहला है जिज्ञासा की प्रबल भावना, दूसरा अविचारी सोच, तीसरा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, चौथा है नवाचारी अनूठे विचार। इसका जो सही विकल्प है दूसरा अविचारी सोच। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, दूसरा है तथ्यों के कंस्टीकरण पर आधारित होनी चाहिए, तीसरा है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, चौथा है समालोचनात्मक चिंतन के विषय पर केंद्रित होनी चाहिए। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? पहला विकल्प है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, तीसरा है संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, चौथा है उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा विद्यार्थियों को खाली स्थान रूप में अपेक्षित करती है? पहला विकल्प है ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, दूसरा विकल्प है जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, तीसरा है सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, चौथा है तानाशाह, आज्ञाधीन जीव। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान में भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। पहला विकल्प है कमतर आंकने, दूसरा अति नियमित, तीसरा है प्रतिबंधित, चौथा है द्विभाषिक। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में
खाली स्थान विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला विकल्प है अविचारी सोच, दूसरा प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा अपचारी सोच, चौथा है अनुक्रिया समुच्चय। इसका जो सही विकल्प है तीसरा अपचारी सोच। अगला प्रश्न है रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। पहला विकल्प है सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, दूसरा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, तीसरा है सभी बच्चों में समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, चौथा है बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। इसका जो सही विकल्प होगा दूसरा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा है प्रासंगिक जानकारी की खोज, चौथा है परिकल्पना का निरूपण। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पहला है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, दूसरा है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें, तीसरा है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें, चौथा है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, जो अभिकथन और कारण से है। इसमें अभिकथन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण है इसमें किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा है ए और आर दोनों सही लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत, चौथा है ए और आर दोनों गलत। इसका सही विकल्प होगा दूसरा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। पहला है कुपोषण, दूसरा समकक्षों के साथ सहयोग, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा है चर्चाएं। इसका जो सही विकल्प है पहला कुपोषण। कैसी लगी आप सभी को यह क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।